जिंदा बची। दिन ब दिन मेरा शरीर दुबला होता जा रहा था। तब मुझे समझ आया, इस काले पहाड़ वाले जंगल में जहाँ बड़े मुंह वाले छोटे मुंह वालों को खा जाते हैं, बिना बॉडीगार्ड के मरना तय है। मैं सोच ही रही थी कि किससे टकराकर पिटीशन लगाऊं। तभी पड़ोस के मोर के घोंसले में तमाशा हो गया। वो घमंडी मोर वाली, जिसे सब कुनारी मोर कहते थे, अपनी यात्रा से लौटी। घोंसले में एक काला सा साधारण अंडा पड़ा था। उसने सोचा किसी ने उसका अपमान किया है। बिना कुछ सोचे एक लात मारकर अंडे को घोंसले से बाहर फेंक दिया। मैं घास के झाड़ में छिपी हुई थी। मेरी आंखें चमक उठी। अंडा भले काला था, लेकिन आकार बड़ा था। रात को अंधेरा होने पर मैंने सारी ताकत लगा दी। घिसटते घिसटते, लुढ़कते लुढ़कते उस काले अंडे को अपने बिल तक खींच लाई। कान लगाकर सुनने पर अंदर से हल्की हल्की आवाज आ रही थी। मैं हंस पड़ी। चिड़िया ही होगी, चिड़िया तो उड़ती है ना। जब ये बड़ा हो जाएगा, मैं इसकी पीठ पर बैठकर ऊंचे पेड़ों पर फल तोड़ूंगी। अंडे को सहने के लिए मैंने जान लगा दी। सुबह सबसे पहले उसे धूप में निकालती, शाम को उसे लोरी सुनाती, कैंटोनीज लोरी, और थूक से अंडे को चमकाती। ये बॉडीगार्ड नहीं, ये तो पूरा बाप बन गया था। ठीक 3 महीने बाद एक सुबह अंडे से टक की आवाज आई। दरार फैली और एक फूली हुई छोटी सी गेंद जैसा सिर बाहर निकला। 2 काली काली चमकती आंखें मुझे घूर रही थी। मैं खुशी से उछल पड़ी और बहुत प्यार से बोली, हाय बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। छोटा सिर टेढ़ा हो गया, फिर साफ साफ बोला, क्या? वो आवाज सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसका नाम रखा मीठा तरबूज। सिर्फ मीठा। उम्मीद थी कि ये तरबूज की तरह गोल मटोल और आसानी से पल जाएगा। मीठा अंडे से पूरी तरह निकलने में 3 दिन लगा। जब पूरी तरह बाहर आया तो मैं हैरान रह गई। काला चमकदार पंख, बिल्कुल कौवे जैसा। मैंने खुद को समझाया, कौवा भी ठीक है, कौवे भी ऊंचा उड़ते हैं। छोटा मुझे देखते ही मेरे सिर पर चोंच मारने लगा। मैं हंसते हुए बोली, अरे मीठा, मेरे सिर पर चोंच क्यों मार रहा है? वो नन्ही सी आवाज में बोला, मम्मी, मैंने सोचा था मीठा बड़ा होने पर मैं आसमान पर राज करूंगी, लेकिन रियलिटी ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। 2 साल तक मैंने उसे उड़ना सिखाया। ये बेचारा जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं उठ पाया। कारण ये ऊंचाई से डरता था। जब भी मैं उसे थोड़ी ऊंची डाल पर ले जाती, वो कांपने लगता और मेरी गोद में घुस जाता। सैकड़ों किलो वजन मेरे छोटे से शरीर पर डाल देता। मैं चिपटी हुई आलू की तरह दब जाती। अरे माँ, तू पक्षी है या चिकन? उड़ना। मैं जमीन पर बैठकर जीवन पर सवाल उठा रही थी। उसके मोटे पैर और चौड़े पंख देखकर सोचती, ये चिकन तो सबसे ज्यादा खाता है, लेकिन एक फल भी नहीं तोड़ सकता। जब मैं हार मानने वाली थी, तभी एक हादसा हुआ जिसने मीठे की छुपी हुई ताकत दिखा दी। एक दिन एक बेहुदा नेवला मुझे चोरी से मारने आया। मीठा डर के मारे पंख फड़फड़ाया। उसकी हवा इतनी तेज थी कि नेवला 2 पहाड़ पार उड़ गया और एक छोटा जंगल भी समतल हो गया। मेरी आंखें चमक उठी। अगर उड़ नहीं सकता तो कोई बात नहीं, हम टैंक बन जाएंगे। उस दिन से मैं मीठे की पीठ पर बैठकर कमांड देने लगी, मीठा आगे बढ़, उन्हें कुचल दो। मीठे जैसे जमीनी टैंक के साथ हम माँ बेटे ने पूरे काले पहाड़ पर राज करना शुरू कर दिया। जहाँ जाते पक्षी और जानवर भागने लगते। 6 महीने में हम 2 डाकू जोड़ी के नाम से मशहूर हो गए। अब मीठा भी नहीं डरता। ऊंची जगह पर खड़ा होकर चीखता, छी छी, और बंदर भालू सबसे अच्छे फल लाकर रख देते। बस एक समस्या थी, भाषा। मैं चूहा थी तो सिर्फ छी छी और कैंटोनीज बोलती थी। वे सब समझ नहीं पाते थे। इसलिए मैंने फैसला किया, काले पहाड़ में कैंटोनीज से हिंदी का क्लास शुरू करूंगी। पहाड़ में एक लाल पत्थर मिलता था। उसमें मीठा रस होता था जो मेरी ताकत बढ़ाता था। मैंने उसे फीस बना दिया। हर छोटा जानवर 5 लाल पत्थर देकर क्लास ज्वाइन कर सकता था। 1 साल बाद काले पहाड़ का माहौल पूरी तरह बदल गया। 2 बाघ लड़ने से पहले पहले शालीनता से गाली देते, तेरी माँ को बुला, मैं उसे चाय पिलाऊंगा। मीठा अब असिस्टेंट टीचर बन गया था। रंग बिरंगे पंखों वाला सिर ऊंचा करके इलाका घूमता, बहुत शानदार लगता था। मैं लाल पत्थरों का ढेर देखकर सोचती, इस रफ्तार से तो मैं जल्दी ही देवी बन जाऊंगी। लेकिन शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। मीठा 10 साल का हुआ तभी मुझे तेज बुखार आ गया। शरीर जल रहा था, होश उड़ रहा था। मैंने सोचा, चूहा बनकर भी इतने साल जी गई, अब तो मौत आ गई। मीठे का हाथ पकड़कर आखिरी बात कहने वाली थी कि अचानक मेरे शरीर में भयंकर गर्मी उठी। दुनिया घूम गई। मेरा नजरिया ऊंचा हो गया। मीठा जो पहले पहाड़ जैसा लगता था, अब मेरे कंधे तक ही था। नीचे देखा, सफेद पंजे अब सुंदर इंसानी हाथ बन गए थे। पीछे के पैर भी गोरे इंसानी पैर। मैं इंसान बन गई थी, और वो भी चांदी जैसे बालों वाली। बहुत खूबसूरत लड़की। मैं खड़ी होने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ गया और मुंह के बल गिर पड़ी। मीठा 3 कदम पीछे हट गया, आंखें गोल गोल। मेरी माँ कहाँ गई? इतनी बड़ी हो गई। वो मेरे सीने की तरफ देखकर बोला, माँ, तुम्हारे आगे 2 लाल फल क्यों हैं? बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं खा लूं? मैंने एक थप्पड़ मारकर उसका सिर हटा दिया। खाने की बात मत कर, ये तेरी माँ की इज्जत है। चूहा बनकर इतने साल गुजरे थे, बिल में कपड़े कहाँ से आते? मैंने मीठे को पड़ोस की मोर वाली के पास भेजा कपड़े मांगने। जब वो कपड़े लेकर लौटा, मैंने हरे रंग का सुंदर घाघरा पहना। नदी में अपना रिफ्लेक्शन देखा तो खुद पर गर्व आ गया। लेकिन सुंदर बनकर भी कुछ दिन ही आराम मिला। अचानक आसमान में आग के बादल घूमने लगे। 2 विशाल दिव्य पक्षी नीचे उतरे। उनकी आभा से पूरा जंगल कांप रहा था। जैसे ही वो औरत उतरी, उसने मीठे की पूंछ पकड़ ली और चिल्लाई, बदमाश, तू राजसी फीनिक्स है, 9 आसमान का राजकुमार, और तू सिर्फ गड्ढा खोदता है, उड़ना भी नहीं आता। मीठा छिड़कर बोला, पूंछ छोड़ वरना चोंच मार दूंगा। औरत लड़खड़ा गई। मीठे खरबूजे ने गुस्से से जवाब दिया, मेरी पूंछ छोड़ो वरना मैं ठोकूंगा तुम्हें। वो औरत गुस्से में लड़खड़ाई, मैं तेरी असली माँ हूँ। मीठे खरबूजे के पिता सांगजुए भी टूट पड़े। बेटे देख जरा, ये एक जिनमाओ चूहिया, तू इतने ऊंचे खानदान का है और एक चूहे को माँ मानता है? मीठे खरबूजे ने मेरी बांह कसकर पकड़ ली। मुझे नहीं मानना, मेरी अम्मा ने बताया था, मेरे पिता एक बहादुर पक्षी है। सांगजुए ने बाल नोचने शुरू कर दिए। कौन सा बहादुर पक्षी चूहे से फीनिक्स पैदा कर सकता है? वो दिखाओ मुझे। मैं मीठे खरबूजे के पीछे छुप गई। अंदर से घबराहट थी। आखिर मुझे कबूल करना पड़ा कि वो अंडा मैंने चुराया था। मुझे लगा ये दोनों बड़े लोग मुझे मौके पर ही जला देंगे।
लेकिन फीनिक्स माँ यानी फेंगसानशी ने मुझे थोड़ी देर तक देखा और फिर बोली, चूंकि मीठा खरबूजा तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, छोटी चूहिया तुम भी हमारे साथ फीनिक्स घाटी चलो। और इस तरह मैं एक चूहिया होते हुए दिव्य जीवों के अड्डे फीनिक्स घाटी में घुस गई। ये जगह सच में पागल थी। हर जगह जादुई जड़ी बूटियां और फल थे। रास्ते का पानी भी अमृत था। लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हो गया कि यहाँ का पानी बहुत गहरा है। उस साल मीठे खरबूजे का बड़ा मामा फेंगलियू, जो एक मशहूर अंधा था, लड़ाई में एक अंडा भूल आया था। उसने मीठे खरबूजे को खो दिया और एक तोते का अंडा उठा लाया था। अब वो मोटा तोता, जिसे फेंगचिंग कहते थे, नकली शहजादे के नाम पर हर दिन उधम मचाता था। वो खरबूजा फेंगचिंग लुढ़कते हुए चलता था और मीठे खरबूजे को देखकर चिढ़ाता, काला कौवा गंवार कहाँ से आया रे? मीठे खरबूजे का सिर धुआं हो गया। मैंने उसे रोका। ये बस दूसरों की बात नकल करने वाला है, दिमाग नहीं है इसमें। हम टूटे हुए पक्षी से झगड़ा नहीं करते। मीठे खरबूजे के माँ बाप बच्चे को खोने के गुनाह में मुझसे तो शरीफ थे, लेकिन मुझे तुरंत महसूस हो गया कि बड़े मामा फेंगलियू की नजर ठीक नहीं। वो मीठे खरबूजे को ऐसे देखता था जैसे कोई पार्सल है जिसे अभी खोलकर वापस कर देना है। मैंने मीठे खरबूजे को एक तरफ खींचा और समझाया, यहाँ बहुत सोच समझ कर बोलना। तू फीनिक्स है, लेकिन तेरे पास कोई असर रसूख नहीं है। मीठे खरबूजे ने भोलेपन से सिर हिलाया। अम्मा मुझे डर नहीं, मेरे पास ताकत है। मैंने मन में आह भरी, ताकत से क्या होता है, यहाँ दिमाग चलता है। मीठे खरबूजे को परिवार से मिलाने के लिए फेंगसानशी ने उसे कुल की पाठशाला में भेजा। मैं भी चेले की तरह घुस गई। मुझे लगा शांति से बैठूंगी और मजा लूंगी, लेकिन पहले ही दिन मीठे खरबूजे को अकेला कर दिया गया। वो नए जवान फीनिक्स, सबके रंगीन पंख थे और मीठे खरबूजे के काले पंख देखकर किसी को पसंद नहीं आए। सबसे आगे वाली फेंगचिए, जो बड़े मामा की चमचागिरी करती थी, सबके सामने बोली, जो उड़ भी नहीं सकता वो बेकार फीनिक्स घाटी में क्यों आया? जा अपने चूहे वाले बिल में वापस। मीठा खरबूजा सिर झुकाए खड़ा रहा, दोनों हाथ एक दूसरे में उलझाए, आंखें लाल हो गई। मैं वहीं भड़क गई। जब मैं काले पहाड़ पर राज करती थी तब ये सब चूजे अंडे में भी नहीं आए थे। मैं सीधे फेंगजिए के सामने आई और झट से एक तमाचा जड़ दिया। पूरी क्लास सन्नाटे में आ गई। घटिया चूहिया ने मुझे मारा? मारा तो है, मेरा बेटा फीनिक्स की असली नस्ल है। तू कौन होती है? फेंगजिए ने आग उगलनी चाहिए, लेकिन मैंने काले पहाड़ की गुप्त पकड़ विद्या निकाली और उसका खूबसूरत पक्षी सिर कुर्सी पर रगड़ दिया। बोली, माफी मांग, नहीं तो आज तेरे सारे पंख उखाड़ कर तकिया बनाऊंगी। मीठा खरबूजा बस देखता रहा। उसकी आंखें पूजा से भर गईं। मैंने मीठे खरबूजे का बदला तो ले लिया, लेकिन मुझे उसकी ताकत में गड़बड़ी लग रही थी। वो बहुत कोशिश करता था, लेकिन उसके अंदर की जादुई शक्ति टोकरी जैसी थी जिसमें पानी नहीं रुकता था। एक दिन मैं और मोटा फेंगचिंग पीछे के पहाड़ पर खाना चुराने गए। वहाँ हमने एक खतरनाक राज सुन लिया। शहतूत के पेड़ के नीचे बड़ा मामा फेंगलियू एक ड्रैगन सींग वाली खूबसूरत औरत से मिल रहा था। उसने पूछा, बच्चे के अंदर दिव्य जड़ कितनी घुल गई? औरत ने कहा, पतिजी निश्चिंत रहो, जब से तुमने उस बच्चे की दिव्य जड़ निकाली, अब हमारा बेटा लोंगियुए आधा देव बन गया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सारे बीज जमीन पर गिर गए। मीठे खरबूजे का उड़ न पाना इसलिए था क्योंकि उसके सगे मामा ने उसकी दिव्य जड़ निकाल ली थी। इस बुढ़े लोमड़ी ने न सिर्फ बच्चा बदला, बल्कि असली शहजादे का तोहफा भी छीन लिया। फेंगचिंग लगभग चिल्लाने ही वाला था। मैंने उसका मुंह कसकर दबा दिया। नीचे से आवाज आई, कौन है ऊपर? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने फेंगचिंग को खींचकर मूल रूप में लाई और एक पतले से पेड़ के खोखल में घुस गई। फेंगलियू ने ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो ठंडी आवाज में हंसकर चला गया। मैं जानती थी यह जगह अब मेरे लिए सुरक्षित नहीं। इस बुढ़े लोमड़ी ने मन में मारने का इरादा बना लिया था। वो एक भेद जानने वाली चूहिया को जिंदा नहीं छोड़ेगा। रात को मैंने सामान उठाया और मीठे खरबूजे के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा से निकलते ही 3 बोरियां हम पर आ गिरी। फेंगलियू की बर्फीली आवाज कानों में पड़ी, छोटी चूहिया, तुमने वो सुना जो सुनना नहीं था। जाओ नाशकुन, समुद्र में जाकर मरो। और हम दोनों को जोर से हवा में उछाल दिया गया। वो समुद्र सच में खतरनाक था। इसमें आत्माएं भी गल जाती हैं। फीनिक्स भी इसमें गिरे तो राख हो जाए। मैं महसूस कर रही थी कि मेरे बाल जल रहे हैं और जिंदगी तेजी से खिसक रही है। इस नाशकुन समुद्र का नाम बिल्कुल सही था। पानी में घुसते ही वो काला पानी जैसे लाखों चींटियां काट रही हूँ। दर्द से चिल्ला भी नहीं सकती थी। तभी वो मोटा तोता फेंगचिंग, जो हमेशा से डरपोक था, अचानक जाग उठा। उसने जोर लगाकर अपना आकार बड़ा किया और उन पंखों से, जो इतने मजबूत नहीं थे, मुझे और मीठे खरबूजे को अपनी पीठ पर कसकर थाम लिया। खरबूजे भाई जल्दी उठो। फेंगचिंग की आवाज रोने जैसी थी। उसके पंख उस जानलेवा पानी में गल रहे थे। बड़े बड़े हिस्से उखड़कर गिर रहे थे। लाल कच्चा मांस दिखने लगा। उस समुद्र की खाने वाली मछलियां उसकी टांगें नोचने लगी। वो चुपचाप सहता रहा। एक आह तक नहीं निकली। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। भाई थक जा, अब और नहीं। फेंगचिंग ने हंसकर कहा, दीदी तुमने मेरी जान बचाई थी, इस बार मेरी बारी है। वो हमें घसीटता रहा। पता नहीं कितनी देर बाद दूर एक रोशनी दिखी। वो एक अकेला टापू था जिस पर एक पूरी तरह सफेद अजीब पेड़ था। उस पेड़ पर कुछ चमकते हुए पारदर्शी फल लगे थे। मीठे खरबूजे ने कमजोर आवाज में आंखें खोली। वो बीजुयुआन फल है जिसमें देव खून नहीं है, उसे खाते ही वो फट जाएगा, मत छूना। मैंने पानी के नीचे सिर्फ हड्डियों वाले फेंगचिंग को देखा, फिर बुरी तरह घायल मीठे खरबूजे को देखा। दिल में आग लगी। जाए भाड़ में सारे नियम कायदे। मैं एक बार इस दुनिया में आई हूँ, किसी की तोप का चारा बनने नहीं। मैंने वो फल उठाया और एक सांस में निगल लिया। एक पागल ताकत मेरी नसों में दौड़ने लगी। मेरा शरीर टूटता और बनता रहा। सफेद बालों की जगह सोने जैसे काले शल्क उगने लगे। आंखें जैसे सूरज की तरह जल उठी। उस पल मुझे अपनी असली पहचान मिली। 28 नक्षत्रों में सबसे पहला वर्चुअल डे रेट। जो भी अजीब हो उसे ठीक करने वाला, सब कुछ निगल लेने वाला। मैंने अपना विशाल मुंह खोला और एक लंबी सांस ली। आधा नाशकुन समुद्र मेरे पेट में चला गया। साथ में वो सारी खाने वाली मछलियां भी मेरी खुराक बन गई। मैंने हुंकार लगाई और पैरों के नीचे बादल बन गए। उन्होंने टूटे हुए साथियों को उठाया। मैं सीधे फीनिक्स घाटी में वापस आ गई। फेंगलियू, तेरी साजिश का राज खुल गया। अब वापस आई हूँ तेरा सारा अहंकार चबाकर कुत्ते को खिलाने। उस वक्त फीनिक्स घाटी में रोशनी और बैंड बाजा था। फेंगलियू का नाजायज बेटा लोंगियुए लाल दूल्हे का जोड़ा पहने तैयार था। वो बिफांग राजकुमारी से शादी करने वाला था। फेंगसानशी और सांगजुए किसी बीमारी से ग्रस्त होकर प्रतिबंधित जगह में बंद थे। जिंदा मुर्दा हाल था। मैं मीठे खरबूजे और फेंगचिंग के साथ आसमान से उतरी। एक नक्षत्र दबाव ने
आधा समारोह मंच तबाह कर दिया। पूरा माहौल सन्नाटे में आ गया। सारे फीनिक्स उस दिव्य जीव की आभा से दब गए और अपने मूल रूप में आ गए। फेंगलियो का चेहरा सफेद पड़ गया। तू ये घटिया जानवर मरी नहीं। मैंने ठंडी हंसी हंसी। इंसानी रूप लेकर हरे रंग की स्कर्ट हवा में लहराई। मामा जी, तुम जिंदा हो तो मैं कैसे जाती? मैंने झट से